वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देख रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री को। मेडाइवल हिस्ट्री के इस सीरीज को हम लोग देख रहे हैं और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को या फिर इससे पहले जो भी मेडाइवल हिस्ट्री के वीडियोस बने हैं वो, या फिर इसी प्रकार से वीडियोस जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के भी हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके वहाँ से देख लेंगे, तो वो आप लोग ज़रूर देख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सभी क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और वहाँ से आपकी परीक्षा में ज़रूर प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न हमारा है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। बाबर के साम्राज्य में कौन कौन सम्मिलित थे? तो काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो बाबर के साम्राज्य में काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, यानी कि 1, 2 और 3। निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था किसमें? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इसमें प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का मुख्य कारण जो था वो क्या चीज था? तो ये था उसकी सैन्य कुशलता। क्या थी? उसकी सैन्य कुशलता थी। बाबर की सैन्य कुशलता के कारण पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? तो कलंदर कहा जाता है किसे? बाबर को। बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की। पादशाह की पदवी कब धारण की, यानी कहाँ धारण की? तो काबुल में। पादशाह की पदवी बाबर ने काबुल में धारण की। बाबर ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह घोषित किया था। कहाँ पे बादशाह घोषित किया? तो काबुल में सबसे पहले खुद को इसने बादशाह घोषित किया था। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? ये किसका लिखा हुआ है जिसमें है कि बाबर की मृत्यु जो है ये विष देने से हुई थी? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा है जो कि बाबर की पुत्री थी। मेवाड़ के राजा और को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह था। मेवाड़ का वो कौन सा राजा था जिसे बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में हराया था? तो वो राणा सांगा था। निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? बाबर ने जिहाद की घोषणा किस युद्ध में की थी? तो ये इसने की थी खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? बाबर के विरुद्ध जो है राणा सांगा ने किस युद्ध में लड़ाई लड़ी थी? तो ये था खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला राणा सांगा था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां। एक आलम खां कौन था? तो ये था इब्राहिम लोदी का संबंधी तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। इब्राहिम लोदी का संबंधी और दिल्ली के राज सिंहासन का क्या था? दावेदार था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निम्नलिखित ने प्रेरित किया। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो ये दौलत खान लोदी था। दौलत खान लोदी। राणा सांगा संबंधित है, तो राणा सांगा जो है ये मेवाड़ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद कौन था? तो ये था मेहंदी ख्वाजा। कौन था? मेहंदी ख्वाजा था। मेहंदी ख्वाजा कौन था बताना है। मेहंदी ख्वाजा कौन था? तो ये बाबर का बहनोई था। मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई था। बाबर की 3 पत्नियां थी, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? बाबर की 3 पत्नी, तो कौन इसमें से उसकी पत्नी नहीं थी ये बताना है। तो गुलबदन जो थी वो इसकी पत्नी नहीं थी। बाबर की पत्नी में गुलबदन जो है ये इसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि माहम
गुलरुस और दिलबर ये क्या थी, ये इसकी पत्नियां थी। गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम जो है ये किसकी पुत्री थी, तो ये बाबर की पुत्री थी। बाबर इस क्षेत्र का निवासी था। बाबर जो है वो किस क्षेत्र का निवासी था, तो ये फरगना का निवासी था। कहाँ का, फरगना। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, वह थी। तो तुजू के बाबरी जो है ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। किस भाषा में, तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी लिखी गई है। मस्तरवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, तो ये मुबाइन। क्या नाम है, मुबाइन। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वो कौन है, तो वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया, जिसमें छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते हैं, जिसमें छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते हैं, तो ये सैन्य संगठन किसने प्रारंभ किया था, तो बाबर ने प्रारंभ किया था। किसने, निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया, जिसमें छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे, तो ये बाबर ने प्रारंभ किया था। भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा नहीं है। भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि क्या चीज उसमें सही नहीं है, गलत चीज हमें बताना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि वह चाहता था कि अफगान क्षेत्रीय सैन्य सरदारों के रूप में चलते रहें। सही है बिल्कुल। अपने शासनकाल में वह भारत में विजय युद्धों में व्यस्त रहा, ये भी सही है। सकारात्मक महत्वपूर्ण सुधारों के लिए उसका शासनकाल अल्पावधि 4 वर्ष का था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसके द्वारा काबुल में किए गए सुधार अलोकप्रिय थे एवं उसे इसी कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो ये चीज जो है ये कुछ गलत है। भारत में बाबर द्वारा नवीन प्रशासनिक सुधार प्रारंभ नहीं करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। प्रशासनिक सुधार प्रारंभ नहीं करने के विषय में कौन सा एक है जो कि गलत है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि भारत में उसका शासनकाल विजय के युद्धों में ही व्यतीत हुआ, तो ये सही है, युद्धों में व्यस्त था वो अफगानों को सैन्य नेताओं के रूप में रखने का इच्छुक था, ये भी सही है। उसका 4 वर्षीय शासनकाल सुधारों के लिए कम था, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि काबुल में प्रशासनिक सुधारों की असफलता, तो ये चीज गलत है। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए के विनिमय दर क्या थे। तांबे का जो दाम था और चांदी का जो रुपए था उसका विनिमय दर क्या था, तो ये 64:1 था। सेम वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे दे रहा है कि शेर शाह के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम का क्या संबंध था। पलट दिया, यहाँ पर चांदी पहले कर दिया है और तांबा बाद में कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:64। क्या होगा, 1:64। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन जो है वो किया गया, तो ये है अकबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किसने लागू की थी, तो ये था शेरशाह। कौन था, शेरशाह। कृषकों की सहायता हेतु किस मध्ययुगीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो ये कौन था, ये था शेरशाह। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। रुपया नामक सिक्का जो है ये किस शासक ने निर्गत किया था, तो ये था शेरशाह। चांदी का सिक्का रुपया किसने शुरू किया था। चांदी का जो सिक्का था एक रुपया जिसका नाम था वो किसने शुरू किया था, तो ये शेरशाह ने शुरू किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो कालिंजर में। कहाँ पर हुई, कालिंजर में हुई। शेरशाह को दफनाया गया, तो इसे कहाँ पर दफनाया गया था शेरशाह को, तो ये दफनाया गया सासाराम में। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था। कौन था
जो कि उच्च शिक्षित था। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा शेरशाह। उच्च शिक्षित इनमें से कौन था, तो ये शेरशाह था। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, वो कौन सा स्मारक है जिसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था, तो ये है दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद। क्या होगा, दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद। मेहदवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्लाह निजामी और शेख अलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित के शासनकाल में हुआ था। तो ये किसके शासनकाल में हुआ, ये इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में हुआ। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध में रखेंगे, किसके संबंध में इस कथन को रखेंगे, तो ये हो जाएगा शेरशाह। क्या होगा, शेरशाह। शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत कौन था, काजी फजीलत जो था ये कौन था शेरशाह के शासनकाल में, तो ये बंगाल का प्रांतपति था, बंगाल का प्रांतपति। शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था, गुप्तचर विभाग का जो शीर्ष अधिकारी था वो कौन था, तो ये दरीब-ए-खास था, दरीब-ए-खास। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, तो मूल बाबरनामा फारसी में लिखा गया था, सही है। मूल जो बाबरनामा लिखा गया था ये फारसी में लिखा गया था। इसके बाद देखेंगे कि अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है, तो ये भी क्या है, सही है। अकबर का दाम अनुपात में उसकी चांदी के रुपए का 40वां भाग था, तो ये भी क्या है, सही है। अब हम लोग देखेंगे कि शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया। यहाँ पर क्या हो गया, शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर कुछ तो गलत है, आप लोग गेस कीजिए उसको। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि मूल बाबरनामा फारसी में लिखा गया था, तो मूल बाबरनामा जो है ये फारसी में नहीं बल्कि किस भाषा में लिखा गया था, तुर्की में लिखा गया था। किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा गया था। शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी, तो ये नहीं आती थी शस्त्रागार के लिए। शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन शेरशाह सूरी के बारे में कथन जो है ये सत्य है, तो वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मार्ध नहीं था। ये पक्का मुसलमान था लेकिन धर्मार्ध नहीं था। शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किया था, तो उसने क्या नियुक्त किया था, तो ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। किसे, ब्राह्मणों को। शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, कृषि नीति के संबंध में, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो शेरशाह ने बोई गई जमीन की माप पर जोर दिया, सही है। शेरशाह ने विभिन्न प्रकार के फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की, ये भी सही है। प्रत्येक किसान द्वारा दिए जाने वाले मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज पर लिखवाया, ये भी सही है। यहाँ पर देखेंगे कि माप जोख करने वाली अपनी इच्छा अनुसार अपना शुल्क लेने की छूट दी गई, तो ये क्या है, ये इसमें गलत है। जरीबाना नामक कर किसने लागू किया था, जरीबाना नामक कर जो है ये शेरशाह ने लागू किया था। किसने, शेरशाह ने। सीधे रैयत या किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, तो ये प्रथा जो है ये शेरशाह ने प्रारंभ की थी। शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार क्या था, तो इसमें जमीन की सही पैमाइश क्या थी, जमीन की सही पैमाइश। किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, तो ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय जो दिया जाता है वो शेरशाह सूरी को दिया जाता है। शेरशाह सूरी ने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी, तो इसने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर में। कहाँ पर, जौनपुर में इसने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना इसने कहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये प्राप्त की थी इसने कहाँ से, जौनपुर से।
निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरांत मुगल राजगद्दी पर बिठाया गया था? तो कहां पर बैठाया गया था? तो कलानूर में। कहां पर? कलानूर में। कलानौर स्थान जाना जाता है, कलानौर स्थान जो है वो किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अकबर के सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में। अकबर के सम्राट होने के राज्यारोहण स्थल के रूप में। मुगल बादशाह अकबर का जन्म निम्नलिखित में से किसके राजभवन में हुआ था? अकबर का जन्म जो है वो किसके राजभवन में हुआ था? तो ये हुआ था वीरसाल के राजभवन में, राजा वीरसाल के राजभवन में हुआ। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? एकमात्र हिंदू राजा जो था ये कौन था? तो ये था हेमू। कौन था? हेमू था। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा हेमू था। निम्नलिखित समकालीन दातों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? हुमायूं के अनुराग का इनमें से कौन है जो कि चित्रण करता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कानून ए हुमायूनी। क्या होगा? कानून ए हुमायूनी। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था, उस नाम को चिन्हित करना है। तो ये नाम कौन सा है? ये है उस्मान। क्या है? उस्मान। हुमायूं का भाई कमरान था, अस्करी था, हिंदाल भी था, लेकिन उस्मान नहीं था। हुमायूं आगरा में इस तारीख को सिंहासन पर बैठा था। तो ये किस तारीख को सिंहासन पर बैठा था? तो ये 29 दिसंबर को बैठा था। किस तारीख को बैठा था? 29 दिसंबर को। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है। शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है। तो कौन सा इसमें से सम्मिलित है ये हमें बताना है। तो राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। तो शेर शाह के द्वारा कौन से सुधार किए गए थे? तो ये सभी सुधार जो है 1, 2, 3, 4 ये सभी सुधार जो है ये शेर शाह के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो ये था हुमायूं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो ये युद्ध जो होगा तो पहले देवरा का युद्ध हुआ, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। तो देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो ये था हुमायूं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार इसने आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में किया। कब किया? 1532 ईस्वी में। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? मनसबदारी व्यवस्था जो है ये भारत में किसने प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अकबर। मनसबदारी व्यवस्था भारत में चालू करने वाला कौन था? ये अकबर था। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसको देखना है। जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहरत पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। तो इसका क्या हो जाएगा? तो अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? एक, यानी पहले जजिया कराया, उसके बाद इबादत खाना, फिर हम लोग देखेंगे कि महजर पर हस्ताक्षर होने लगे और उसके बाद दीन इलाही की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाए? 1, 2, 3, 4 सब लाइन से ही है। अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करें। अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करें।
तो इसमें क्या हो जाएगा, उज़्बेक विद्रोह, दाग व्यवस्था का प्रारंभ, कश्मीर कूट। उज़्बेक विद्रोह, दाग व्यवस्था का प्रारंभ और कश्मीर कूट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों, 1, 2 और 3 तीनों। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो प्रांतों का गठन, घोड़ों को दागना, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, जजिया कर की समाप्ति। अब इसमें हमें बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा 4, 2, 1, 3। क्या होगा 4, 2, 1, 3, यानी जजिया कर, उसके बाद घोड़ों को दागना समाप्त हुआ, उसके बाद प्रांतों का गठन और अंत में मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन हुआ। अकबर का शासन जाना जाता है, अकबर का जो शासन है ये जाना जाता है। तो ये किस लिए जाना जाता है अकबर का शासन, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अकबर का जो शासन है ये जाना जाता है किस लिए, तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो इसमें हमें बताना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत की। अकबर ने दहसाला प्रथा की जो शुरुआत की थी तो वो कब की थी, दहसाला प्रथा की शुरुआत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1580 में की थी। कब की थी, 1580 में। अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत की थी 1580 में। 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था। 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था, तो ये दिया गया था दीवान ए अशरफ का। किसका, दीवान ए अशरफ का। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, तो किस क्षेत्र में टोडरमल ने ख्याति अर्जित की, तो ये था भू राजस्व का क्षेत्र। टोडरमल संबंधित थे, तो टोडरमल जो है ये किससे संबंधित थे, तो ये मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। किससे, मालगुजारी सुधारों से। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नेतर्य की कड़ी था। कौन इसमें से नेतर्य की कड़ी था, शेर शाह और अकबर के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कौन था, तो ये था टोडरमल। कौन था, टोडरमल था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, जब्ती प्रणाली जो है ये किसकी उपज थी, तो ये अकबर की उपज थी। किस शासक के प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था। करोड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी। टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि थी जो कभी भी खाली नहीं रहती थी, तो ये भूमि जो थी ये थी पोलज। अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। देश में प्रचलित प्रणाली से क्या की गई थी, उधार ली गई थी। तो ये क्या हो जाएगा, मंगोलिया। क्या होगा, मंगोलिया। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो अकबरकालीन जो सैन्य व्यवस्था है ये मनसबदारी के लिए आधारित थी। किस लिए, मनसबदारी के लिए। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की, तो मनसबदारी प्रथा जो है ये किसने प्रारंभ की थी, तो ये प्रारंभ करने वाला कौन था, ये था अकबर। कौन था, अकबर था। 1779 ईस्वी में मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया था, तो इसने क्या प्रदान किया था, तो विरोधी न्यायिक धारणाओं में किसी एक को चुनने का अधिकार। विरोधी न्यायिक धारणाओं में किसी एक को चुनने का अधिकार। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा, तो दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। ये जो है ये किस पर आधारित थी, तो ये आधारित थी किस पर, राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर या फिर उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। तो इसका जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी पर।
सुलह-ए-कुल का सिद्धांत प्रवर्तित किया था। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसने प्रवर्तित किया था? तो ये शेख नासिरुद्दीन चिराग ने। किसने? शेख नासिरुद्दीन चिराग ने। निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन-ए-इलाही को ग्रहण किया था? तो ये ग्रहण करने वाला था बीरबल। बीरबल ने अकबर के दीन-ए-इलाही को क्या किया था? ग्रहण किया था। प्रमुख हिंदू केवल जिसने अकबर के दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था, तो ये कौन सा था? तो ये बीरबल था। कौन था? राजा बीरबल। सुलह कुल का निम्न में से किसने वर्णन किया? सुलह कुल का निम्न में से किसने वर्णन किया है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये जो सिद्धांत है, सुलह-ए-कुल का सिद्धांत जो है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। निम्न में से किसने 1579 में मजहर को तैयार किया था? 1579 में मजहर को तैयार करने वाला कौन था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये शेख मुबारक ने किया था। किसने किया था? शेख मुबारक ने। दीन-ए-इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह कथन जो है किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है V.A. स्मिथ का। V.A. स्मिथ का। दीन-ए-इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए कहते हैं। दीन-ए-इलाही के अनुयायी जो है वो अभिवादन करते हुए क्या कहते हैं? जल्ले जलाले हूँ। क्या कहते हैं? जल्ले जलाले हूँ। दीन-ए-इलाही का क्या उद्देश्य था? बताना है कि दीन-ए-इलाही का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था? सामाजिक असमानता हटाना, महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना, हिंदुओं के हित का संरक्षण करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अकबर ने दीन-ए-इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो दीन-ए-इलाही प्रारंभ किस वर्ष में किया? 1582 में। कब? 1582 में। दीन-ए-इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? दीन-ए-इलाही का जो प्रचार है ये किस शासक ने किया था? तो ये किया था किसने? अकबर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है गलत कथन कौन सा है। तो इबादत खाना की स्थापना 1575 में की गई थी। सही है। परवर्ती काल में इबादत खाना सभी धार्मिक नेताओं के लिए खोल दिया गया। ये भी सही है। इबादत खाना की चर्चाओं में अबुल फजल की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ये भी सही है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि इबादत खाना का धार्मिक चर्चाओं में अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या है? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। निम्नांकित में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया? अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ पर किया? तो इसने इबादत खाना का जो निर्माण है ये फतेहपुर सीकरी में किया। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना किस वर्ष में बंद किया गया था? वो कौन सा वर्ष था जिसमें इबादत खाना को बंद किया गया था? तो ये था 1589 का। क्या था? 1589 का काल था। अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएं होती थी। अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां विभिन्न मदों के मध्य वाद विवाद की चर्चाएं होती थी। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? तो ये कौन था? ये था अकबर। निम्नलिखित में से किसने राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के चलाए? तो ये कौन था? ये था अकबर जिसने राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्कों को चलवाया था। इसके बाद है अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था जलाली। क्या नाम था इसका? जलाली।
अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा गोल्ड कॉइन कौन सी थी? सबसे बड़ी गोल्ड कॉइन जो थी ये कौन सी थी? तो शहंशाह थी। कौन सी थी? शहंशाह थी। अकबर के समय निम्नलिखित में कौन सा सिक्का चांदी का नहीं था? अकबर के समय में बताना है कि कौन सा सिक्का जो था ये चांदी का नहीं था। तो ये सिक्का कौन सा हो जाएगा? दाम। ये दाम जो था ये चांदी का नहीं था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनियमन का माध्यम रही? किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? बहलोल लोदी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। सैनिक विभाग का जो प्रमुख था वो कौन था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी। अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का कार्य था। दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण। शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण। किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया? किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया? तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये होगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था ये प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था मुजफ्फर खां तुर्बती। कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था? वजीर के रूप में इनमें से कौन है जो कि नियुक्त नहीं था? तो ये है बहादुर खां उजबेग। बहादुर खां उजबेग। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जो है अधिक जाता था? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? ये होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या हो जाएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? अकबर ने जिसको क्या किया था? बहुत सम्मानित किया था। तो वो कौन थे? तो ये थे हरि विजय सूरी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह कौन थे? तो वो थे हरि विजय सूरी। किस मुगल बादशाह के संतों का जन्म शाही हरम के बजाय सूफी संत के खानकाह में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा अकबर। किस सिख गुरु को अकबर ने 5 बीघा जमीन दी थी? 5 बीघा जो जमीन है ये अकबर ने किस सिख गुरु को दी थी? तो ये दी थी रामदास को। अकबर ने रामदास को दी थी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु जो है ये भूमि अनुदान में दी थी। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? अकबर होगा। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो ये उलेमा का सदस्य कौन था? ये मुल्ला यादजी था। कौन था? मुल्ला यादजी। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर से फतवा जारी हुआ था किसके विरुद्ध जारी हुआ था? तो अकबर के। निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था? उसने अकबर के विरुद्ध फतवा निर्गत किया था। तो ये कौन था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये मुल्ला मोहम्मद। कौन था ये? तो ये मुल्ला मोहम्मद यजदी था। मुल्ला मोहम्मद यजदी। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? मुल्तान का दीवान किसे नियुक्त किया था? तो अब्दुल समद को। किसे? अब्दुल समद को। अकबर के दरबार में महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था वो कौन था? जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था तो वो कौन था? तो ये दसवंत था।
मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? प्रसिद्ध चित्रकार जो है ये कौन था? तो ये था दशवंत। कौन था? दशवंत था। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये किसके समय में थे? तो ये अकबर के समय में थे। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो ये 1576 में हुआ था। कब? 1576 में। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था हल्दी घाटी के युद्ध के समय? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, यही उद्देश्य था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति जो थे ये कौन थे? तो ये हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान। दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एवं कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मानचित्र हम लोगों के पास अभी अवेलेबल नहीं है। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने स्वयं किसे मारा था? तो ये था उधम खां को। आगे देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रभुत्व निरंकुश कहा जा सकता है? प्रभुत्व निरंकुश जो है वो किसे कहा जा सकता है? तो ये हम लोग कह सकते हैं अकबर को। किसे कह सकते हैं? अकबर को कह सकते हैं प्रभुत्व निरंकुश। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बांध्या हो? तो ये किसने कहा था? तो ये अकबर ने। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो ये अकबर प्रथम था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन जो भारतीय राजा था वो कौन था? तो ये था अकबर। अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना है? तो ये इसके शासनकाल का 1581 का समय है। 1581 का समय। अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो अकबर के साम्राज्य में अगर हम लोग देखेंगे तो 15 सूबे थे। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये माहम अनगा थी। माहम अनगा जो थी ये मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अर्श यानी कि आशियानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है? तो स्वर्ग में रहने वाला किसे कहा गया है? तो अकबर को कहा गया है। अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था? अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री जो था ये कौन था? ये मालडेस्लो था। क्या कौन था? मालडेस्लो था। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? कवि प्रिय की उपाधि से अकबर ने किसे विभूषित किया? तो ये विभूषित किया किसे? राजा बीरबल को। किसे? राजा बीरबल को। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के नवरत्न में एक ही परिवार का नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक ही परिवार का इनमें से कौन नहीं था? तो ये था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? मुगल राज्य का भाग कौन सा नहीं था? तो गोलकुंडा जो है ये मुगल राज्य का भाग नहीं था। निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मालिक उस शुअरा की पदवी प्रदान की थी? मालिक उस शुअरा की पदवी जो है ये किसे प्रदान की थी? तो फैजी को प्रदान की थी। किसे? फैजी को। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? अकबर की संप्रभुता को स्वयं स्वीकार नहीं करने वाला कौन था? तो ये था मेवाड़। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? शिक्षा संबंधी सुधार करने वाला मुगल सम्राट जो था ये कौन था? तो ये था अकबर। अकबर जो था इसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो उसने जजिया
कर और तीर्थ यात्रा कर दोनों हटा दिए थे। जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर दोनों ही हटा दिए थे। अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? आरोपों की सूची तैयार की थी तो ये कौन था? ये था बदायूनी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य इसमें है जो कि गलत है? तो हम लोग देखेंगे। आईने अकबरी अबुल फजल की कृति है, सही है। अकबरनामा के तीसरे खंड को आईने अकबरी नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, ये भी सही है। फैजी जो है मुगल काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, तो ये चीज क्या हो जाता है? यहाँ पर गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने वाला कौन था? तो ये था अकबर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अकबर और शेर शाह दोनों ने ही क्या किया था कि हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था। अकबर और शेर शाह दोनों ने ही हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो जड़ थी तो वो क्या थी? तो ये था कंधार। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो ये अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ये चीज जो है गलत है। अकबर ने कब जजिया कर की समाप्ति की थी? तो जजिया कर की समाप्ति अकबर ने 1564 ईस्वी में की थी। अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण दिया था? तो 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत करके और मानव अधिकारों को संरक्षण दिया। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? अकबर के नवरत्नों में इनमें से कौन है जो कि शामिल नहीं था? तो ये है बदायूनी, इसमें शामिल नहीं था। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो अकबर ने अपनी राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया था। कहाँ पर? लाहौर। 1585-86 में केवल जिस राजपूत को 5000 का मनसब प्राप्त था वह कौन था? 5000 का मनसब जिसे प्राप्त था 1585-86 में, तो वह कौन था? तो राजा भगवंत दास। कौन? राजा भगवंत दास। निम्नलिखित में से किस मुसलमान शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो ये कौन था? अकबर था। अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन एक प्रांत नहीं बल्कि केवल एक जिला था? कौन है इसमें? तो ये है कश्मीर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ये रॉल्फ फिच था। कौन? रॉल्फ फिच। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल राज्य में मिलाया। बंगाल तथा बिहार को मुगल राज्य में 1575 में मिलाया। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो ये कौन था? तो ये थे कछवाहा। कौन थे? कछवाहा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह कौन सा था? तो ये था कछवाहा से किए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मुगल जैसे कि मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा यहाँ पर। इस तरह से और भी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।